नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अपना टेस्ट सीरीज चल रहा था और मैंने कहा था कि डीसी मशीन के अंदर हम डीसी जनरेटर का टॉपिक आपके लिए लेके आए थे। 200-250 क्वेश्चन है, 264 के समथिंग वो क्वेश्चन पेपर है जो जेई एसएससी जेई के अंदर आए हुए, झारखंड जेई, एमपी जेई, एलएमआरसी, इन सारे में आए हुए क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन अपन निकले था, आज करेंगे उससे आगे 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आगे करते हैं तैयार। क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन आपको कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आया हुआ है। तो भाई देखो, आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है, दोबारा सुनना भाई ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का तरंगाकार होता है। यूपीआरएनएल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि डीसी मशीन आर्मेचर में एमएमएफ का तरंगाकार डॉट डॉट होता है। तो ऑप्शन सुनना, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, ज्यावक्रियाकार। तो मेरे साथियों, इसमें होता है त्रिभुजाकार। क्या? त्रिभुजाकार। जो डीसी मशीन में आर्मेचर में एमएमएफ उत्पन्न होता है आपका, वो त्रिभुजाकार उत्पन्न होता है। कितना? कौन सा? त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन है आपका सी। और क्वेश्चन नंबर आपका 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आंसर हो गया कौन सा? आंसर सी है, आंसर सी। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 27 है। जो 27 नंबर क्वेश्चन में दे रखा कि डीसी धारा मशीन के उत्तेजित कुंडली किससे जुड़ी होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एसएससी जेई 2017 10 बजे पेपर था, 2 मार्च को। डीसी 27 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी धारा मशीन की उत्तेजित कुंडलियां किससे जुड़ी होती हैं। ऑप्शन सुना, मशीन में, आर्मेचर स्लॉटों में, ध्रुव के चारों ओर, या अलग से। देखो, अलग से तो कहा जाता है कि भाई ध्रुव कुंडलियां, कौन सी कुंडलियां हैं? ये उत्तेजित कुंडली, एक्साइटेशन के लिए अपन प्रयोग में लेते हैं इसको। भाई ध्रुव की जो अंदर इनको एक्साइटेशन कहते हैं, मशीन को एक्साइटेशन देते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है पहला, मशीन में तो है ही, लेकिन आर्मेचर स्लॉटों में नहीं होता, अलग से होती है। अलग से भी होती है, लेकिन कहां की जाती है इसको, ये पूछा है क्वेश्चन में कि डीसी धारा मशीन में उत्तेजित कुंडलियां किस में जुड़ी होती है। तो ये उसका उत्तर है 27 नंबर में सी, ध्रुव के चारों ओर, पोलो के चारों ओर। तो 27 नंबर में भी ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आ जाओ, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन की तरह व्यवहार करता है। हाँ भाई, डीसी मशीन में दिक् परिवर्तन किस तरह कार्य करता है? किसकी तरह वह कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, नियंत्रण तरंग की तरह, या नियंत्रण अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। तो इसमें ये 2 दिक्परिवर्तक है आपका, ये पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। आपको पता होना चाहिए दिक् परिवर्तन का कार्य क्या होता है जी। दिक् परिवर्तन का कार्य किसे कहते हैं? पहली बात तो कम्यूटेटर को कहते हैं। और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है कि जो आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न धारा है आपकी, इसको बुर्सों तक लेके आता है। बुर्स और कम्यूटेटर मिलके दोनों बाह्य परिपथ को देते हैं। बुर्स कहां लगाए जाते हैं? कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर कहां स्थापित किया जाता है? आर्मेचर के साथ में। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्मेचर और कम्यूटेटर का संयोजन होता है, आर्मेचर के साथ में भी होता है और बुर्सों के साथ में भी कम्यूटेटर का संयोजन होता है। कभी उसमें ऑप्शन आ जाता है कि कम्यूटेटर का संयोजन होता है बुर्सों के साथ में, आर्मेचर के साथ में, आर्मेचर और बुर्स दोनों के साथ में, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्मेचर और बुर्सों के साथ में कम्यूटेटर का संयोजन होता है। कम्यूटेटर करता क्या है आपका? जनरेटर की बात की जाए, डीसी जनरेटर की बात की जाए तो एसी को डीसी में बदलता है, और एसी की बात की जाए तो डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, तो इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है क्या? ए। 28 नंबर में ऑप्शन है ए। उससे आगे आ जाओ, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, अलग दिक् परिवर्तन के कारण होता है। अलग दिक् परिवर्तन के कारण होता है। अब भाई अलग दिक् परिवर्तन के कारण क्या होगा? देखो, बुर्सों के अग्रणी, ऑप्शन नंबर ए है आपका, बुर्सों के अग्रणी धारा पर स्पार्किंग, या बुर्सों के अग्रणी अनुगामी स्थिति, मतलब अनुगामी मतलब पिछली धारा पर स्पार्किंग,
या कोई स्पार्किंग नहीं होगी, बुर्सों के बीच में स्पार्किंग, बुर्सों के बीच में स्पार्किंग तो कहां होगी, बुर्सों के और कम्यूटेटर के बीच में होगी स्पार्किंग, बुर्सों के बीच में कहां होगी। अगर बुर्स अग्रणी धारा पर स्पार्किंग, अग्रणी पर कहां होगी, वो तो नहीं होना है। और धारा पर स्पार्किंग, ये भी कोई स्पार्किंग होगी, क्योंकि अलग दिक् परिवर्तन है, घटता हुआ दिक् परिवर्तन है। जब घटता हुआ दिक् परिवर्तन होगा तो बुर्सों के अनुगामी पिछली धारा पर, बुर्सों के अनुगामी पिछली धारा पर, अनुगामी का मतलब है पीछे, तो धारा पर स्पार्किंग होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 29 में कौन सा है, बी, ऑप्शन नंबर बी, 29 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। उससे आगे आ जाओ तो क्वेश्चन आता है 30, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखो, डीसी जनरेटर में यदि बुर्सों को कुछ मात्रा में अगर स्थानांतरित कर दिया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होगा। दोबारा सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, डीसी जनरेटर में, अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2017 और यही क्वेश्चन आया था एलएमआरसी के अंदर, 2 जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। डीसी जनरेटर में यदि बुर्सों को कुछ मात्रा में अगर स्थानांतरित कर दिया, मतलब अगर स्थानांतरित कर दिया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव बताना है, आर्मेचर के अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी, पूर्णतः अनुचुंबकीय होगी, नहीं, पूर्णतः चुंबकीय होगा, नहीं होगा, आंशिक अनुचुंबक व क्रॉस चुंबकन होगा, बिल्कुल सही बात है। आंशिक रूप से अनुचुंबक और क्रॉस चुंबकन होगा। आंशिक का मतलब है डीमैग्नेटाइजिंग, आंशिक का मतलब होता है डीमैग्नेटाइजिंग अनुचुंबक और अक्रॉस अनुचुंबक। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 30 में कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आंशिक का मतलब है डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग अनुचुंबक और क्रॉस चुंबकन दोनों चीज इसमें होगी जब आप बुर्सों को अग्रणी स्थानांतरित करोगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण पिच कुंडल वाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइड में उत्पन्न वोल्टेज होगा। पूर्ण पिच कुंडल वाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइड में उत्पन्न वोल्टेज होगा। पहले तो यह बताओ पूर्ण पिच कैसे, पिच कुंडल किसे कहते हैं, कुंडल पिच किसे कहते हैं, दो कॉइलों के बीच की दूरी को आप कुंडल पिच कहते हो। अब बात सही आगे की यह है कि जब पूर्ण पिच कुंडल होगी आपकी, और इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, पूर्ण पिच कुंडल वाइंडिंग के लिए दोनों कॉइल साइडों में उत्पन्न वोल्टेज, मतलब दोनों कॉइलों के साइडों में उत्पन्न है, टर्मिनलों पे उत्पन्न जो वोल्टेज होगा तो वो तो फेज के बराबर होगा, समान फेज में होगा। तो ध्यान रखना, कुंडल पिच किसे कहते हैं कि दो कुंडलियों के बीच की दूरी को तो पिच कहते हो आप, कुंडल पिच कहते हो। और इनके जो टर्मिनल के ऊपर जो उत्पन्न है, साइडों के अंदर जो उत्पन्न होगा वोल्टेज, वो फेज के बराबर होगा, क्या, समान फेज में होगा, समान फेज में होगा। और अर्धपूर्ण पिच की बात की जाए तो अर्धपूर्ण पिच में होगा 180 डिग्री, क्या होगा, 180 डिग्री वोल्टेज उत्पन्न होगा आपका। लेकिन पूर्ण पिच के अंदर जो वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज होगा, फेज के समान ही होगा, क्या होगा, समान होगा। तो ऑप्शन नंबर है सटीक फेज। 31 नंबर क्वेश्चन में है ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है सटीक फेज, मतलब समान फेज के समान, सटीक फेज, फेज के समान। ठीक, आगे आ जाओ। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मशीन द्वारा जनरेटर के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान दिशा में कामयाब रखती है। तो भाई देखो, डीसी जनरेटर हो और चाहे डीसी मोटर हो, जो उत्पन्न हुआ ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ है, यह समान रहता है दोनों के अंदर, चाहे वो डीसी मोटर हो और चाहे डीसी जनरेटर हो। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए होगा 32 नंबर क्वेश्चन के अंदर। देखो न्यूमेरिकल है नहीं, सीधा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कभी ये मत सोचना कि ये तो सीधे क्वेश्चन बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, तो इसमें भी देखो लॉजिक है इस बात का कि जो आपकी डीसी मशीन द्वारा जनरेटर के रूप में काम में ले लो या मोटर के रूप में कार्य करने के बाद में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। आर्मेचर धारा भी बदलती है आपकी, आर्मेचर धारा भी बदलती है, फील्ड धारा भी बदलती है, आपूर्ति धारा भी बदलती है आपकी, लेकिन जो उत्पन्न ईएमएफ है ये शुरू के अंदर समान ही होता है दोनों के अंदर, जितना आप करोगे उस हिसाब से। तो दोनों के अंदर क्या होगा, समान रूप से रहने वाले कौन सी चीज है, प्रेरित ईएमएफ। कौन सा, प्रेरित
EMF, प्रेरित EMF। आगे की बात की जाए तो मेरे साथियों, इसको प्रेरित EMF है। आगे अगर इसकी बात की जाए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की आगे बात की जाए, 1 मिनट, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 आपका, हाँ ये 33 नंबर क्वेश्चन में पूर्ण मशीन में अवरोध, क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण मशीनों के अवरोध बल अगुण उपस्थित होता है, सॉरी, गुणन मशीनों में अवरोध बल अगुण उपस्थित होता है, गुणन मशीनों में अवरोध बल अगुण उपस्थित होता है जब, ऑप्शन सुनना, वायु अंतराल एक समान नहीं होता है, स्टेटर एमएफ के दर्शित अवरोध होता है, अवरोध परिवर्तन होता है, रोटर ईएमएफ में दर्शित अवरोध परिवर्तन होता है, या वर्किंग ईएमएफ में दर्शित अवरोध उत्पन्न होता है। देखो, गुणन मशीन में अवरोध बल लागुणन उपस्थित होता है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालना है, और वो किस हिसाब से निकालना है कि वायु अंतराल एक समान नहीं होता है, ये कोई बात नहीं चलती। स्टेटर एमएमएफ में दर्शित अवरोध परिवर्तित होता है, ये भी कोई बात नहीं चलती। रोटर में एमएमएफ दर्शित अवरोध परिवर्तन होता है, नहीं जी। बाकी देखो, वर्किंग एमएफ में दर्शित अवरोध, अरे जब आप मशीन को वर्किंग कराओगे जब भी तो होगा, जब वर्किंग कराओगे जब जाके आपका स्टेटर और रोटर वाला काम चालू होगा। जब मशीन बंद रहेगी तो ये दोनों होना ही नहीं है। तो वर्किंग एमएमएफ में दर्शित अवरोध परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ऑप्शन होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, डीसी शंट मशीन में चर सह होता है, चर सह होता है कॉपर हानि, चर से होता है डीसी मशीन में, डीसी शंट मोटर में चर होता है, चर से होता है मतलब हानि होती है। तो ऑप्शन सुना, लोहे शंट क्षेत्र, आर्मेचर तंब्र हानि, या गुणन व वायु घर्षण हानि। अब एक बात ध्यान रखना, डीसी शंट मोटर के अंदर दो प्रकार की कॉपर हानियां होती है, एक तो आर्मेचर कॉपर हानि और एक आपकी फील्ड हानि। आर्मेचर को जो फील्ड हानि है ये आपकी इस तरह होती है, और जो कि आर्मेचर कॉपर हानि है ये लोड के साथ बदलने वाली हानियां होती है। इसलिए आपकी आर्मेचर हानियों को आप क्या कहते हो, वेरिएबल लॉस या वेरिएबल कॉपर लॉस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होना है, आर्मेचर कॉपर लॉस या आर्मेचर तांबा से। 34 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन में होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी फील्ड जो वाइंडिंग है, मैंने कहा देखो इसमें 2 प्रकार की हानि होगी कॉपर। ये कॉपर हानि 2 प्रकार की होती है, एक तो आर्मेचर कॉपर और एक होती है आपकी फील्ड कॉपर। अब ये तो होती है अस्थिर, अस्थिर या बदलने वाली, और ये होती है मेरे साथियों क्या, स्थिर। क्यों, क्योंकि यहां वोल्टेज नियत है, वोल्टेज का मान नियत है। आगे देखो बात को, कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टरों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। जो कम्यूटेटर के खंड है वो आर्मेचर से किससे जुड़े हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि कम्यूटेटर का खंड है, जो कम्यूटेटर है, सीधी सी बात है कि कम्यूटेटर आर्मेचर से किस हिसाब से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन सुनना, इंसुलेशन टेप्ड, प्रतिरोध तार, ब्रेजिंग के द्वारा, ब्रेजिंग तो नहीं हो सकता, प्रतिरोध तार भी नहीं हो सकता, इंसुलेशन पेटेड भी नहीं होता, तो एक बच गया कॉपर लंग्स। तो ऑप्शन नंबर है डी। 35 के अंदर ऑप्शन नंबर है डी है
और एक बात और रखना ध्यान है, जो आपका पोल शू है, पोल शू जो कहां लगाया जाता है, पोल पे, और पोल पे भी किस द्वारा लगाया जाता है, पोल पे भी किसके द्वारा लगाया जाता है, काउंटर संक के द्वारा। किसके द्वारा, काउंटर संक के द्वारा। हाँ, काउंटर संक के द्वारा। अब आगे ध्यान, इस बात का तो उत्तर है कौन सा, 35 का तो आपका डी, इसका ऑप्शन है कॉपर लंग्स। आगे देखना ध्यान से, 36 नंबर क्वेश्चन, आंशिक पिच कुंडल का उपयोग किया जाता है, आंशिक पिच कुंडल का उपयोग किया जाता है, डीमैग्नेटाइजिंग पिच, आंशिक पिच कुंडलन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सुने, उसे दृढ़ बनाता है, ये प्रतिरोध को लीकेज में कमी करता है, मशीनों की आंशिक लंबाई को कम करता है, उपयोग सभी। बिल्कुल सही बात है, 36 नंबर में ऑप्शन आपका होगा डी। 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें ऑप्शन है डी, ये सभी आएगी इसके अंदर। ये दृढ़ भी करेगा, उसे प्रतिरोध कारकों की लीकेज को कम भी करेगा, मशीनों की आंशिक लंबाई को भी कम करता है ये, और आप उपयोग सभी है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लेप कुंडलन को किस प्रकार मशीनों में वरीयता दी जाती है। जो आपका क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि जो लेप कुंडली है, लेप कुंडली को किस प्रकार की मशीनों में वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन है, एक तो निम्न धारा निम्न वोल्टेज, हाई वोल्टेज हाई धारा, हाई वोल्टेज निम्न धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है, लेप वाइंडिंग उस मशीन में उपयोग की जाती है जहां हाई वोल्टेज और निम्न धारा की जरूरत होती है अपने को, और उस मशीन में आप कौन सी वाइंडिंग करते हो, लेप वाइंडिंग करते हो। एक बात ध्यान रखना, जो लेप वाइंडिंग है इसमें समांतर पातों की संख्या होती है क्या, पोलों के बराबर, और इसमें जो बुर्श की संख्या होती है, बुर्श, जो बुर्श काम में लिया जाता है, बुर्श की संख्या भी पोलों के बराबर होती है। लेप वाइंडिंग में समांतर पातों की संख्या पोलों की समान होती है, और बुर्श की संख्या भी पोलों के समान होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे सुनना बात को। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, डीसी जनरेटर के मामले में क्या होगा यदि चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष के संपाती है। डीसी जनरेटर के मामले में क्या होगा यदि चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष के संपाती है। जनरेटर की डिजाइन की गति पर चलेगा, जनरेटर डिजाइन की गति पर चलेगा, जनरेटर अति भार गति पर गति करेगा, जनरेटर पर कोई भार नहीं है, या जनरेटर में पूर्ण भार पर गति करेगा। अगर आपका डीसी जनरेटर के मामले में यह पूछा कि चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष से संपाती हो जाता है, चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष के संपाती हो जाता है, तो एक बात ध्यान रखना कि जब चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष के संपाती हो जाता है तो वो शून्य लोड पर ही काम करेगा, कोई लोड नहीं होगा, क्योंकि जब चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष के समानुपाती हो जाता है या संपाती हो जाता है तो उसमें शून्य लोड माना जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी 38 के अंदर। फिर आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 39, डीसी जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से कहां किया जाता है। डीसी जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से कहां किया जाता है। तो ऑप्शन सुनो, जहां भार बहुत उच्च होता है। डीसी शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से कहां किया जाता है, जहां उच्च भार के लिए नहीं, 1% नहीं होता उच्च भार के लिए, जहां संकीर्ण भार क्षेत्र भार पर नीड वोल्टेज के लिए। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जहां अक्सर भार में उतार चढ़ाव बदलते हुए भार पे नहीं, इनमें से
कोई नहीं है। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि जहां संकीर्ण बार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज की जरूरत होती है वहां इसका उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जो आपका डीसी शंट जनरेटर है, क्वेश्चन नंबर 39 इसके बारे में सुना, डीसी शंट जनरेटर है आपका, ये नियत वोल्टेज वाला है, स्थिर गति वाला है। पहली बात तो कहां उपयोग होगा, जहां नियत भार हो और नियत वोल्टेज की जरूरत हो वहां इसका उपयोग होगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन सटीक है। देखो उच्च भार पे तो आपका लेना नहीं है, इसको बार बदलते हुए भार पे होता नहीं है, ये इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं। और बाकी जो बच गया संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज की जरूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। 29 नंबर क्वेश्चन में 39 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, यदि एक शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ 500 वोल्ट है तथा आर्मेचर में प्रतिरोध 0.2 ओम है, यदि आर्मेचर धारा 200 एम्पीयर हो तो टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्ञात करना है। भाई देखो VT आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 को देखना, आर्मेचर ईएमएफ कितना है आपका, ईएमएफ है 500 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध IR आर्मेचर प्रतिरोध है आपका 0.2 ओम और आर्मेचर धारा है आपकी 200 एम्पीयर। देखो आपको वोल्टेज भी ईएमएफ भी दे रखा है, आर्मेचर प्रतिरोध भी दे रखा है, आर्मेचर धारा भी दे रखी है। तो आपका VT ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है VT बराबर, VT ज्ञात करने के लिए EB माइनस IA इंटू RA। आपको ईएमएफ भी चाहिए और आर्मेचर धारा, आर्मेचर प्रतिरोध और सारी चीज आपको दे रखी है। तो इसमें होगा क्या, 500 गुणा 200 गुणा 0.02, तो 500 माइनस इसको गुणा करोगे एक बिंदु हट जाएगी, हटेगी तो इसमें 2000 में एक बिंदु लग जाती है, ये वापस 20 में 2 गया इधर, तो आपका ये 40, तो ये हो गया 460 वोल्ट। ऑप्शन नंबर है 40 का, ऑप्शन नंबर सुनना ध्यान से, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी है 40 में और इसका सॉल्यूशन ये है। फिर क्वेश्चन आ जाता है 41, डीसी मशीन में क्वेश्चन नंबर 41, डीसी मशीन में बुर्श का क्या करता है, डीसी मशीन में बुर्श क्या करता है। अब सुनो भाई, डीसी मशीन में बुर्श क्या करता है, डीसी मशीन में बुर्श का कार्य क्या है, शांत घूर्णन, स्पार्किंग से सुरक्षा, धारा प्रवाह हेतु पथ प्रदान उत्पन्न कराना, हानि को कम करना। देखो अगर देखा जाए स्पार्किंग से सुरक्षा भी करता है, हानि को कम करता है, बिल्कुल करता है। स्पार्किंग घर्षण हानि को कम करता है, कम्यूटेटर पे हानियों को कम करता है, ये कम घर्षण होने देता है, स्पार्किंग नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन इसमें सटीक और शानदार जवाब है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका, जिसमें दे रखा कि धारा प्रवाह हेतु पथ उपलब्ध कराना, इसका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी ऑप्शन नंबर स्पार्किंग होना बी भी सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका। बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी माना है। एसएससी जेई 2017 का ये क्वेश्चन है जिसमें धारा प्रवाह हेतु मार्ग उपलब्ध कराना। अब देखो इसमें भी दो चीज है, अगर छोटी मशीन है, छोटी मशीन में बुर्श कॉपर के, और बड़ी मशीन में बुर्श कार्बन के, छोटी मशीन में बुर्श कॉपर के और बड़ी मशीन में कार्बन के, और बुर्श वोल्टेज
वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए, बुर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है 2 से 5 वोल्ट। यह भी आपको ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डीसी मशीन में बुर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन लगभग एक के समथिंग मान के चलते, एक बुर्स्ट का 1 वोल्टेज मानते हैं अपने। उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्तर समानांतर प्रसारण के लिए डीसी शंट जनरेटर अत्यधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इसकी वोल्टेज अभिलक्षण इसका डूपिंग होगा। क्योंकि डीसी शंट जनरेटर है आपका स्तर बाहर और स्तर वोल्टेज पे काम करने वाला है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए डूपिंग प्रकार का आपका होगा ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 43, एक डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 500 एम्पियर दे रहा है। शंट क्षेत्र की धारा 10 एम्पियर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.01 ओम है। संकीर्ण शक्ति आपकी है 5000 वाट। संकीर्ण शक्ति है आपकी स्टेयर पावर है। स्टेयर जो पावर है आपकी, जो पावर है 5000 वाट है। जनरेटर की दक्षता ज्ञात कीजिए। अब भाई देखना ऑप्शन ए आपका 43 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल गया है। सुनना, इसका ऑप्शन तो होगा कौन सा आपका, सी। ऑप्शन तो होगा इसका सी। अब एक बात बताओ, आपको दक्षता नीटा ज्ञात करनी है। नीटा प्रतिशत में नीटा ज्ञात करोगे तो VIL बटे VIL प्लस PC आर्मेचर धारा। अब आ जाओ, V कितना है इसमें वोल्टेज आपका 220 गुणा I 500। यहां आ जाओ नीचे 220 गुणा 500 प्लस आर्मेचर धारा आपकी 100। देखो आर्मेचर धारा इसमें, सॉरी आर्मेचर 10 ही है इसमें, 10 इंटू 10 का स्क्वायर है। यहां होगी 100। आर्मेचर धारा का स्क्वायर है तो 0.1 प्लस 5000 वाट गुणा 100। इसको हल करोगे तो मेरे साथियों आएगी 95.64। इसको काट पीट के हल करोगे तो इसका सूत्र ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन के साथ साथ में समाधान आपके सामने है और इसका सूत्र ये लगेगा। अगर कहीं आपको सूत्र भी पूछा जाए और ये पूरी दे दी जाए, आर लोड दे दिया जाए, ए वोल्टेज दिया जाए, आर लोड धारा दे दी जाए और आपके आर्मेचर धारा, आर्मेचर प्रतिरोध और आपको पावर दी जाए, तो ये सूत्र लगेगा आपका। ध्यान रखना इस बात का। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरे साथियों कौन सा, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, अंतराध्रुव का मतलब इंटरपोल वाइंडिंग, अंतराध्रुव इंटरपोल द्वारा उत्पादित एमएमएफ समानुपाती होता है। एसएससी जेईई 2017 क्षेत्र धारा का, आर्मेचर धारा का, आर्मेचर वोल्टता का या 1/आर्मेचर क्षेत्र धारा का। तो
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। जो आपका इंटरपोल वाइंडिंग है अंतरा ध्रुव में उत्पन्न एमएमएफ किसके समानुपाती होगा? तो आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। कि इंटरपोल वाइंडिंग कहां की जाती है? आर्मेचर के ऊपर तो की जाती है। अरे आर्मेचर के अंदर ही तो इंटरपोल वाइंडिंग करोगे। कम्यूटेशन को कम करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग करते हो कि नहीं करते हो? कहां करते हो? आर्मेचर के अंदर। तो इसके अंदर जो एमएमएफ उत्पन्न होगा जो आर्मेचर के समानुपाती उत्पन्न होगा। ठीक है, आर्मेचर के समानुपाती होगा। इसका ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखना, जैसे कि हम क्वेश्चन में है जैसे कि हम जनरेटर के अंत से लोड की ओर जाते हैं तो एक विशेष गति की गंभीरता बनी रहती है। देखो भाई, अंत का मतलब शुरुआत से अपने लोड की ओर जाते हैं तो एक गलती की एक गंभीरता बनी होती है। एक नुकसान की अपने एक गंभीर ऐसे टेंशन सी रहती है कि कौन सा नुकसान हो सकता है। स्तर भार निर्भर ये घटता है, स्तर भार निर्भर नहीं करता, समानता नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा या बढ़ता रहेगा। देखो स्तर भार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, समान भी नहीं रहेगा क्योंकि शून्य से आप अंत से भार की ओर जा रहे हो, अंत से लोड की ओर जा रहे हो। तो स्तर तो वैसे ही नहीं होना है, समान वैसे ही नहीं रहना है। और एकदम से बढ़ता हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बढ़ा एकदम से नहीं है, तो थोड़ा बहुत घटता हुआ नजर आएगा आपको ही। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखना, डीसी मशीन के पोलों के तहत हवा के अंतराल एक ही लंबाई एक समान नहीं रखी जाती, जिससे भाई देखो जो आपका वायु अंतराल है वो किन के बीच में रखे जाते हैं? स्टेटर व रोटर के बीच में जो वायु अंतराल है वो क्यों नहीं रखा जाता? ज्यादा एक समान नहीं रखा जाता, कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे अपने को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाना होता है। वायु अंतराल आपका सदैव कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु अंतराल से आप क्या करते हो? एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हो। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए स्टेटर व रोटर के बीच में जो वायु अंतराल है वो कम रखते हैं। दूसरी बात, ये वायु अंतराल करता क्या है? स्टेटर और रोटर के बीच में रगड़ खाने से रोकता है, दोनों को बीच में रगड़ खाने से रोकता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखना कि स्टेटर तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा क्वेश्चन नंबर 46 में। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखना, क्वेश्चन नंबर 47 में डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है? डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है? डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो फील्ड वाइंडिंग आप निर्माण करते हो, कॉपर का तार आप इसमें काम में लेते हो, लेकिन किस हिसाब से बनाई जाती है? ये पतले तार और अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, क्योंकि डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध आप कम मान के चलते हो और शंट फील्ड का प्रतिरोध आपका उच्च रहता है। इसलिए डीसी शंट जनरेटर के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? देखो, पतले तार कम घुमाव नहीं, पतले तार अधिक घुमाव होता है। मोटे तार कम घुमाव नहीं, पतले तार बहुत सारे घुमाव, या मोटे तार बहुत सारे घुमाव। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि डीसी शंट फील्ड की वाइंडिंग में किससे बनी होती है? तो ऑप्शन देखो एकदम सटीक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, पतले तार और बहुत सारे घुमाव। तो 47 में ऑप्शन नंबर आपका सी। 47 में आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखना, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट के लिए करंट किस माध्यम से दिया जाता है? एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट के लिए करंट किस माध्यम से दिया जाता है? ऑप्शन सुनना आप, स्लिप रिंग और बुर्स के माध्यम से,
कम्यूटेटर व बुर्स के माध्यम से, ठोस कनेक्शन के माध्यम से, या स्टार्टर सर्किट के द्वारा। स्टार्टर तो लेना ही नहीं है, स्लिप रिंग आनी नहीं है, ठोस कनेक्शन का मतलब नहीं है, तो इसमें बचा कौन सा, कम्यूटेटर व बुर्स दोनों से। देखो एक बात अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि आर्मेचर के साथ में सटा होता है कौन, कम्यूटेटर। तो आर्मेचर के अंदर जो धारा होती है उस धारा को इकट्ठा कौन करता है, कम्यूटेटर। कई बार क्वेश्चन हो जाता है आर्मेचर धारा को संग्रहित करता है कम्यूटेटर, कौन, कम्यूटेटर। और बुर्स के बारे में पूछा जाए, अगर वहां बुर्स होता है तो बुर्स ऑप्शन में आता, या कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर आपका ऑप्शन में रहेगा। लेकिन द बेस्ट रहता है कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर आर्मेचर के ऊपर ही लगाया जाता है। तो कम्यूटेटर आर्मेचर से इकट्ठा करता है, कम्यूटेटर आर्मेचर से लेता है, और आर्मेचर से मेरे साथ ये कौन लेता है, बुर्स लेके आपको बाहर देता है बाह्य परिपथ को। ठीक है, तो बुर्स और कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर इसमें होगा 48 में बी, 48 में बी। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें दे रखा है कि स्लिप रिंग की बात आई है, तो आपके स्लिप रिंग किसकी बनी होती है। अगर स्लिप रिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार स्लिप रिंग का निर्माण किया जाए कठोर कसी तांबा की, कठोर कसी तांबा की, पित्तल की, और कठोर कसी तांबा और पित्तल, फास्फोर ब्रोंज की बनी होती है। जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग कठोर कसीदिक और कॉपर की आपका फास्फोरस ब्रोंज और आपका पित्तल, पित्तल का भी इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 देखना, स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट में वृद्धि की जाए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 यह है एसएससी जेई 2017। क्वेश्चन नंबर 49 दोबारा सुना, स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी शंट जनरेटर के मामले में जब फील्ड करंट बहुत वृद्धि की जाती है तो क्या होगा। मतलब आप फील्ड करंट में वृद्धि करोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात एक ही पूछ रहा है इसमें कि जब आप स्थिर गति के साथ अलग से जोड़े गए डीसी शंट जनरेटर है और शंट जनरेटर की आप फील्ड वाइंडिंग की वृद्धि कर दोगे, फील्ड वाइंडिंग के करंट की वृद्धि कर दोगे तो क्या होगा। मेरी बात सुनना भाई, कल एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें आपने फील्ड का प्रतिरोध कम किया था, अधिक किया था, तो वहां ISH का मान हो गया था कम, तो ISH का मान कम हो तो ISH फ्लक्स भी कम हो गया था, तो फ्लक्स कम हुआ तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी कम प्राप्त हुआ था। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हुआ कि इसमें बोल रहा है कि भाई फील्ड की करंट बढ़ा दी जाए, तो फील्ड की करंट बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, तो ऑप्शन सुनना, उच्च EMF अनुक्रमानुपाती होगा, उच्च EMF अनुक्रमानुपाती कम होगा, उत्पन्न EMF की आवृत्ति कम होगी, उत्पन्न EMF सीधे समानुपात में वृद्धि करेगा, या उत्पन्न EMF की आवृत्ति बढ़ेगी। यह आवृत्ति वाला सिस्टम तो होना नहीं है, अनुक्रमानुपाती कम होता है, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। और बात सीधी सी एक है, ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, जिसमें साफ दिया हुआ है कि उत्पन्न EMF सीधे अनुपात में बढ़ता है। अनुपात में क्यों, किसके अनुपात में बढ़ता है, फ्लक्स के अनुपात में, फ्लक्स के अनुपात में। ISH समानुपाती है आपके फ्लक्स की। क्यों, यहां से देख लेना, ISH में वृद्धि तो फ्लक्स में वृद्धि होगा, फ्लक्स में वृद्धि होगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज VT का मान भी आपका बढ़ेगा, बाहर मिलना, यह चलेगा आपका पूरा ग्राफ। अगर धारा में वृद्धि करोगे मेरे साथियों तो फ्लक्स बढ़ेगा आपका, और किसके समानुपात बढ़ता है, फाई के समानुपात में, यह होगा ऑप्शन में। कई बार इस क्वेश्चन की जगह देखो, ये न देके उत्पन्न EMF सीधे अनुपाती में बढ़ेगा, ये नहीं देके ये भी देता है, ये ऑप्शन भी आता, ये बड़ा
तो ऑप्शन ए की यही है कि किसके अनुपात में बढ़ रहा है, फ्लक्स के अनुपात में बढ़ रहा है। ये धारा फ्लक्स, अगर धारा को बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी आपका बढ़ेगा। मशीन, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर कार्य करती है। यह मजे वाला क्वेश्चन है और वास्तव में ही क्वेश्चन ये गलत होने वाला क्वेश्चन भी है, मजे वाला क्वेश्चन भी है और साथ में गलत होने वाला भी है, क्योंकि इसमें दो चीज दी हुई है, ध्यान से सुनना बात को। मशीन जो गतिशील प्रेरित पर कार्य करता है, प्रेरित ईएमएफ पे कार्य करता है। तो ऑप्शन है मोटर, डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, ट्रांसफार्मर और प्रेरण मोटर है। अब मेरे साथियों मुझे यह बताओ इसमें ऑप्शन होगा कौन सा? भाई मोटर है आपकी, आप इसको गतिशील थोड़ी, शुरू में थोड़ी गति करवाते हो आप, तो इसको अरे गति थोड़ी करवाते, इसको अपन देते हैं स्थिर तो देते हैं, धारा स्थिर तो रहती है आपकी, गतिशील थोड़ी होती है। ट्रांसफार्मर तो स्थिर है बिल्कुल, प्रेरण मोटर भी वही बात है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या था दोबारा सुनना। डीसी मशीन जो गतिशील प्रेरित ईएमएफ पर कार्य करती है, तो ऑप्शन बी इसमें होगा जनरेटर, क्योंकि आपका जो ये है समानांतर है, क्योंकि डीसी इसमें देखो क्वेश्चन में, क्योंकि किसी डीसी एक समानांतर पाथ में, क्योंकि डीसी जनरेटर के एक समानांतर पाथ में जनरेटर का प्रेरित ईएमएफ एक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहां तक का आपका ऑप्शन 50 तक के क्वेश्चन आपके हो गए। सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए, ये 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे और बाकी दोस्तों ये बताने वाली बात थी जो बोल के मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन 51 से लेके 100 तक का या 51 से 75 तक का अपने आगे कल का वीडियो आपको देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपके ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और देखो दोस्तों, कितनी बड़ी फैकल्टी के साथ पढ़ लेना और कितने बड़े लोगों के साथ बैठ जाना, कितना ही कुछ सीख लेना। देखो जहां से आपको मौका मिलता है कुछ सीखने का, तो सीखने का मौका आपको चाहिए और लेना भी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जेई, ये एमपी जेई, यूपीआरएनएल और आपके एलएमआरसी क्वेश्चन है जो 2017 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, बाकी जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर का अलग अलग क्वेश्चन है, सारे आपको टाइम से टाइम दिए जाएंगे। 250 से 300 क्वेश्चन तो आपकी इसकी डीसी मशीन में जनरेटर के ही हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय